जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता की समय सीमा क्या थी और वैदिक कार्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल की जो भौगोलिक सीमा क्या थी और भौगोलिक विस्तार क्या था और इसका टाइम पीरियड क्या था। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, कहीं कहीं इसका नाम पूर्व वैदिक काल भी मिलता है, की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग्वैदिक संस्कृत के विषय में मुख्यतः जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी जो ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी हमको मिलती है, किससे मिलती है? वह ऋग्वेद से ही मुख्यतः मिलती है। अधिकतर जानकारियां, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको ऋग्वेद से ही मिलती है ऋग्वैदिक काल के बारे में। चलिए, इसलिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल ही पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ऋग्वेद में जो है लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, या किस मतलब धातु का उल्लेख नहीं मिलता है, तो लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इनका भौगोलिक विस्तार क्या था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। कुबा, काबुल, इसका आधुनिक नाम काबुल है। कुर्म, कुर्रम आधुनिक नाम है। गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। यानी कहने का मतलब सिंधु नदी सबसे ज्यादा बार लिखी गई है ऋग्वेद में। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किया गया है, तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती नदी थी। इसे नदीतमा कहा गया। क्या कहा गया? नदीतमा, अर्थात नदियों की प्रमुख थी ये। कौन? सरस्वती, इसलिए इसे नदीतमा कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में बिपाशा नदी के स्थान पर, किसके? बिपाशा नदी के स्थान पर कश्मीर की मरुद वृद्धा, कौन? मरुद वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, यानी कश्मीर की एक नदी का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। वह कौन सी नदी है? मरुद वृद्धा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, जो 7 नदियों से घिरा हुआ था। वो नदियाँ कौन हैं? उनको हम देखते हैं। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज है, बिपाशा, ब्यास, परुष्णी, रावी, बितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब। यानी कहने अस्कनी का जो आधुनिक नाम चिनाब है, बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। कई बार इन नदियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि या सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री, और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी, और ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। ठीक, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, जो अभी हमने देखा ऊपर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों ने सर्वप्रथम पंजाब में आए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ? पंजाब में आए, फिर अफगानिस्तान में बसे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट पर अधिकार कर लिया। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा और यहाँ चंडीगढ़ के आसपास है, स्थित है, वो उस क्षेत्र को अधिकार कर लिया और इसका नाम क्या रखा? ब्रह्मवर्त रखा। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट का भाग जब उन्होंने अपने अंडर ले लिया, अधिकार में ले लिया, तो उसका नाम क्या रखा? तो ब्रह्मवर्त रखा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, ठीक, यानी गंगा नदी कितनी बार? एक बार उल्लेख मिलता है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और कश्मीर की एक नदी मरुद वृद्धा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी
मूजवंत का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है मूजवंत, उसका भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इस काल में आर्यों का क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में कहाँ अफगानिस्तान, पूरब में गंगा के पश्चिमी तट यानी पूरब में जो है गंगा का पश्चिमी तट, और उत्तर में हिमालय यानी उत्तर में जो हमारा हिमालय पर्वत है वहाँ से लेकर दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ था। यानी ऋग्वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था वह पूरब में कहाँ था गंगा, और पश्चिम में अफगानिस्तान, और क्या कहते हैं पूरब में गंगा नदी का तट, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसकी समय सीमा से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। ये ठीक 600 ईसा पूर्व तक रखी गई है। उत्तर वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक इत्यादि जो है से हमको जो है उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसी के साथ साथ उपनिषदों से, ब्राह्मणों से, ग्रंथों से, अरण्यकों से हमको जानकारी उत्तर वैदिक काल के बारे में मिलती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का उल्लेख मिलने लगता। अभी हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं मिलती थी, किस वेद में? ऋग्वेद में। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हमको मिले उस ग्रंथों में जो है लोहे का उल्लेख मिलने लगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विधेद माधव की कथा में मिलता है। किसके? विधेद माधव की कथा में मिलता है, जिसमें इनका भौगोलिक क्षेत्र सदनीरा, जो बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडक नदी, वह संपूर्ण हिमालय, गंगा, यमुना, दोआब एवं विंध्याचल आदि के आसपास के क्षेत्र को बताया गया है। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख है। किसका? रेवा नदी का उल्लेख है। रेवा नर्मदा नदी है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? रेवा नदी। और ये भी पूछ लिया जाएगा नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में देखने को हमको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों ने ब्रह्मवत से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट क्षेत्रों पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। क्या रखा? यानी ब्रह्मवत से आगे, अभी हमने देखा कुरुक्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा था? ब्रह्मवत। अब उसी से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट क्षेत्रों पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। क्या रखा? ब्रह्मर्षि देश रखा। उसके बाद आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार कर इसका नाम मध्य देश रखा। क्या रखा? मध्य देश रखा। ठीक, हिमालय और विंध्याचल वाले क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया और उसका नाम मध्य देश रखा। जब आर्यों ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम आर्यवर्त रखा। क्या रखा? आर्यावर्त रखा। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार से था जो आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे हम देखेंगे वैदिक साहित्य को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।